Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to start Unit 3 of Block 3 MPCE 033, that is MAPC second year students who have opted for Organizational Psychology. This video is for you guys. I have divided this unit into two parts. Part 1 will be covered in today's video and you will get the part 2 in the description section link. So kindly check the description section link. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो उसमें हम चेंज के बारे में पढ़ेंगे और ऑर्गेनाइजेशनल चेंज होता क्या है, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये सब पढ़ने वाले हैं. एंड नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम सारे मॉडल्स पढ़ने वाले हैं. हाउएवर यूनिट का नाम है मॉडल्स फॉर मैनेजिंग चेंज. सो इसमें 6 बॉक्सेस वाला जो हमने यूनिट 2 में पढ़ा था वो भी आने वाला है. बट अगेन अब हम आज जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे क्योंकि टॉपिक में ही हम चेंज की बात कर रहे हैं. सो इन्होंने भी हमारे को चेंज के बारे में ही स्टार्टिंग में बताया है कि जो एनवायरनमेंट है हमारा वो हमेशा चेंज होता रहता है. अगर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन को भी चेंज होना पड़ेगा. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो चेंज को इम्पैक्ट करते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स होते हैं. सो ऑर्गेनाइजेशन में जब हम चेंज की बात करते हैं तो कहीं से भी चेंज आ सकता है. इंटरनली भी आ सकता है, एक्सटर्नली भी आ सकता है. सो एक्सटर्नली मतलब बाहर का मार्केट एरिया, पॉलिटिक्स, ये वाली चीज़ें हो गई. इंटरनली मतलब अंदर के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें कुछ और आ गया. देन कुछ और कंपनी के ही अंदर एम चेंज हो गया, गोल चेंज हो गया, कुछ और डैमेजेस हो गए जो रिनोवेट करने हैं. तो बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं. ये दोनों एनवायरनमेंट अगेन इन्फ्लुएंस करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं. अगेन प्लान जो चेंजेस होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं. एक तो प्लान्ड होता है, दूसरा अनप्लान्ड होता है. प्लान्ड होता है जो मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि भाई हमें तो चेंज करना है, और अनप्लान्ड होता है जो सडनली आ गया होता है किसी वजह से. जैसे कि कोविड आ गया था, ऑर्गेनाइजेशन कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस प्लान्ड नहीं थे उसके लिए, लेकिन उनको करना पड़ा, सब कुछ एकदम से इम्प्लीमेंट करना पड़ा. जो पहले से इस फील्ड में थे उनको बेनिफिट हुआ. सो मॉडर्न अप्रोच की जब हम बात करते हैं तो मैनेजमेंट में भी चेंज आना पड़ता है और जितना भी ह्यूमन रिसोर्सेज है उसकी भी डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है. तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. नाउ कंसेप्ट ऑफ चेंज के बारे में बात करेंगे. चेंज का क्या मतलब होता है? चेंज का मतलब होता है जब हमारे ओवरऑल एनवायरनमेंट में जिस तरह का वर्क प्रोफाइल है उसमें ऑल्टरेशन हो जाए, किसी तरह का चेंजेस आ जाए, किसी तरह में हमने या तो खुद किया है या अपने आप ही हो गया. तो रॉबिन्स जो है उन्होंने चेंज के बारे में ये बताया था कि चेंज जो होता है वो डिफरेंट तरीके से चीज़ों को करना इज चेंज. तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम चेंज की बात करें तो उसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जब चेंज आता है तो वो अडेप्ट करेगा, उस चेंज को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा या उसका जो इफेक्ट है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा. तो ऑर्गेनाइजेशन तरह तरह से रिएक्ट करता है चेंजेस को. मेन जो 4 एरियाज बताए हैं यहाँ पे जिसको हमें समझना होगा चेंज से रिलेटेड. जैसे चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ कहाँ चेंज आएगा बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें. पहला चेंज आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में. जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है, तो स्ट्रक्चर में भी पूरा चेंज हमें लाना पड़ेगा. सो इसमें प्लानिंग चाहिए है और मैनेजमेंट का एफर्ट इन्वॉल्व होता है. मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है और एम्प्लॉयज़ का भी हर एक लेवल में इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होती है अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में चेंज लाना चाहते हैं. सपोज़ हम ऑर्गेनाइजेशन की टेक्नोलॉजी में चेंज लाना चाहता है तो उसमें क्या चीज़ें आती हैं. अगेन ऑर्गेनाइजेशन हमेशा रेस में भाग ही रहा होता है क्योंकि बाकी ऑर्गेनाइजेशन से कंपटीशन करना ही करना है. अगेन अगर उसको कंपटीशन करना है तो अपडेट करनी पड़ेगी अपनी सारी मशीनरी, अपनी सारी टेक्नोलॉजी. सो ये उसी चेंज के बारे में बात कर रहे हैं. सो अगर बिजनेस में रहना है, सरवाइव करना है कंपटीशन, ये सारे पे काम करेगा ऑर्गेनाइजेशन. जैसे कि स्ट्रक्चर पे वर्क कर सकता है, जॉब पोजीशंस पे वर्क कर सकता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पे वर्क कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें चेंज लाना पड़ेगा. नेक्स्ट जो चेंज आ सकता है ऑर्गेनाइजेशन में वो है वर्क एनवायरनमेंट में चेंज लाना. जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग पार्ट बन रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के. सो डाइवर्सिटी एक ऐसी चीज़ है जो ऑर्गेनाइजेशन में आती जा रही है. देन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो एकदम से हर दूसरे दिन कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई होती है. अगेन मार्केट बदलता जा रहा है, लोगों की नीड्स बदलती जा रही है, लोग किसी और तरीके से उनकी रिक्वायरमेंट होती है हर एक चीज़ की. सो इन चीज़ों पे मार्केट ऑर्गेनाइजेशन को फोकस करना पड़ेगा, मार्केट किस तरह से वर्क कर रहा है. सो न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करने पड़ेंगे. हो सकता है वो मर्जिंग कर ले, हो सकता है 2 ऑर्गेनाइजेशन है जो ठीक से रन नहीं कर रहे लेकिन दोनों ही आधे आधे हैं,
अब दोनों अगर मर्ज कर लेते हैं तो दोनों को एक बेनिफिट हो जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग हो जाएगी। देन एक्विजिशन होता है, एक लॉस में जा रहा है दूसरा बेनिफिट में जा रहा है, तो बेनिफिट वाला लॉस वाले को एक्वायर कर लेगा, तो ये एक्विजिशन हो गया। सो इस तरह की चीज़ें भी वर्क एनवायरनमेंट में हमें देखने के लिए मिलती है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो भी होंगी उसमें वो चेंज तो लाएगी ही लाएगी। तो ऑर्गेनाइजेशन को इस ट्रैक को पकड़ना ही पड़ेगा, कैसे चेंजेस आ रहे हैं और किस तरह से इन चीज़ों को डील करना है। नेक्स्ट जो चेंज हम देख सकते हैं वो लोग, जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं उसके रिगार्डिंग, उनका एटीट्यूड कैसा है, बिलीफ वैल्यूज क्या कैरी करते हैं वो लोग। फिर नया रिक्रूटमेंट होगा, प्रमोशंस होंगे, डिमोशंस भी होंगे, ट्रांसफर्स भी होंगे। सो सब कुछ चेंज हो जाता है। लोगों की जो टीम थी वो टूट जाती है, न्यू टीम बनती है, नए लोग आते हैं, उनको ट्रेनिंग में चले जाना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं जो चेंज की वजह से होती है, और उसको अच्छे से हैंडल करना बहुत ज़रूरी होता है। नाउ इन्होंने डिफरेंट पॉइंट्स में चेंज के बारे में और ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, जैसे कि चेंज रिजल्ट्स फ्रॉम द प्रेशर ऑफ फोर्सेस विच आर बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने बताया था एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस होते हैं, तो एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होगा, जैसे कि टेक्नोलॉजी, नेचर ऑफ वर्क, इकोनॉमिक शॉक्स, कॉम्पिटिशन्स, सोशल ट्रेंड्स, पॉलिटिक्स, ये वाली चीज़ें सारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो इम्पैक्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को। देन इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट डालते हैं, जैसे कि मशीनरी, मैंने बताया था पुरानी मशीनरी खराब हो गई है तो उसको नया लाना पड़ेगा। इक्विपमेंट्स, रिलेशनशिप्स, लीडरशिप, डिक्लाइन इन प्रॉफिटेबिलिटी, ये सारे इंटरनल फैक्टर्स है जो इम्पैक्ट करेगा ऑर्गेनाइजेशन को और एक चेंज की लिए फोर्स करेगा कि भाई चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल इंटरनल। तो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें हम वर्क एनवायरनमेंट को चेंज करेंगे। नेक्स्ट इज द होल ऑर्गेनाइजेशन टेंड्स टू बी अफेक्टेड बाय द चेंज। चाहे यूनिट्स, सब यूनिट्स हो गई, ग्रुप्स हो गए, वो सारे ही के ऊपर अफेक्ट होता है इस चीज़ का। क्यों होता है? क्योंकि वो इंटरडिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक की फंक्शनिंग दूसरे फंक्शनिंग से को रिलेटेड है। देन थर्ड इज चेंज टेक्स प्लेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बट इन इट्स ओन रेट ऑफ स्पीड ऑफ सिग्निफिकेंस। अगेन अपनी खुद की स्पीड से ऑर्गेनाइजेशन चेंज करता है। वन गो में भी कई ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर जाते हैं अगर छोटे हैं, और अगर बड़े हैं तो उनको पार्ट्स में चेंज करना पड़ता है, हर एक चीज़ एकदम से नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसमें बताया कि चेंजेस जो ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं ना, वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे डिपेंड करते हैं। कौन कौन सा एस्पेक्ट है जिस पे ऑर्गेनाइजेशनल चेंज डिपेंड करता है? नंबर 1, जेन्यून एंड हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज़। अगर हमारे पास जेन्यून एंड हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज़ है तो वो कमिटेड होंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसकी फंक्शनिंग के लिए। सो वो उस एस्पेक्ट को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर एम्प्लॉयज़ जेन्यून है तो वो कोऑपरेट करेंगे हमें। नेक्स्ट इज द विलिंगनेस ऑफ द एम्प्लॉयज टू डेवलप। कई अंदर से मोटिवेशन भी रहता है एम्प्लॉयज में, है ना, सब में नहीं होता लेकिन कुछ में तो होता ही है। सो इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है कि भाई हमें कुछ करना है अपनी लाइफ में, हमें डेवलप करना है, हमें फुली फंक्शनल बनना है, हमारे अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक हमें पहुंचना है, तो उनका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा और वो जल्दी से तैयार हो जाएंगे अगर कोई चेंज आएगा। Next is effective leadership. Effective leaders will ensure effective management of change in an organization. अगर ऑर्गेनाइजेशन में लीडर अच्छा है, लीडर इफेक्टिव है, लीडर ने अच्छे से सबके साथ कोऑर्डिनेटेड वे में काम किया है, सो लीडर जो बोलेगा एम्प्लॉयज़ उसको फॉलो करेंगे। तो एम्प्लॉयज़ के टच में रहना रेगुलरली और उनको इन्फ्लुएंस करना, ये लीडर के, अच्छे लीडर की पहचान होती है। नेक्स्ट इज इफेक्टिव डायग्नोसिस ऑफ नीड फॉर चेंज। हमें अच्छे से ऐसी स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी जिससे कि हम इम्प्लीमेंट कर सके चेंज को, और ये डायग्नोसिस पे डिपेंड करता है अगेन क्या डायग्नोस किया है, और डायग्नोसिस अगर सही हुआ है तो हम चेंज भी सही से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कमिटमेंट ऑफ लीडर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टू डायग्नोसिस, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। जो लीडर्स है वो कितने कमिटेड है, इस पे डिपेंड करता है कि वो इस चेंज को लाने देंगे या नहीं लाने देंगे, क्योंकि ये पूरा एक प्रोसेस होता है। पहले हम डायग्नोसिस करते हैं, फिर हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन का इवैल्यूएशन करते हैं, जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था। सो अगर कमिटेड लीडर्स हैं तो वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इस पूरे प्रोसेस में। नाउ एक और जो एजेंट है जो इम्पोर्टेंट होता है वो है चेंज एजेंट, जिसे हम कंसल्टेंट के नाम से भी जानते हैं। उनका रोल भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो बताते हैं हमें कि कहाँ पे चेंज की ज़रूरत है और कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो यूज़ करनी चाहिए चेंज के लिए।
नाउ रॉबिन्स ने चेंज एजेंट के बारे में बोला था ये वो इंडिविजुअल्स है जो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं और वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वो सारे चेंजेस को मैनेज करने की, जितनी भी एक्टिविटीज चेंज के प्रोसेस में चल रही हैं, और एक स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन हो जाए उस चेंज का, उसके ऊपर भी ये काम करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज प्रिपरेशन बिफोर इम्प्लीमेंटिंग चेंज। हमें क्या क्या तैयारियां करनी पड़ेंगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हमें चेंज इम्प्लीमेंट करना है। तो नंबर 1, एंश्योर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ अच्छे से पार्टिसिपेट करें उस पूरे चेंज प्रोसेस में, वो हमें इंश्योर करना पड़ेगा। इसके लिए हमें उनका कमिटमेंट चाहिए, और लैक ऑफ रेजिस्टेंस, वो रेजिस्ट ना करे उस चेंज को, उसकी ज़रूरत होती है। सो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा। सेकेंड इज प्लान इफेक्टिवली। हमें पहले से ही पॉसिबल जो प्रॉब्लम्स आ सकती है चेंज के टाइम पे, रेजिस्टेंसेस एम्प्लॉयज से आ सकता है, नेगेटिव एटीट्यूड हो सकता है उनका, इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो अगर स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन करना है हमें इन चेंज प्रोसेस का, तो हमें सुटेबल इंटरवेंशंस प्लान करने पड़ेंगे, ऑब्स्टेकल्स एंड प्रॉब्लम्स को पहले से एनालाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयज इंटरेस्ट शुड बी कंसीडर्ड। एम्प्लॉयज का इंटरेस्ट कहाँ पे है, क्या ओवरऑल डेवलपमेंट में उनका क्या रोल है, क्या उनको किसी चीज़ के शक है, किसी चीज़ के लिए उन्हें डर लग रहा है, तो उसके ऊपर हमें वर्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज फोकस ऑन ग्रुप डायनामिक्स। ग्रुप्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ फॉर्मल होते हैं कुछ इनफॉर्मल होते हैं। सो उनके बीच में उस ग्रुप में क्या डिस्कशन चल रहा है उसके बारे में मैनेजमेंट पता लगा सकती है। अगर मैनेजर्स का अच्छा इंटरेक्शन है इन ग्रुप से, सो वो पता लगा सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट का हाथ दोनों में होता है, चाहे फॉर्मल है चाहे इनफॉर्मल है। सो वो किस तरह के ख्याल रखती है ना, उनके बीच में आपस में कैसा है, क्योंकि अगर ग्रुप कुछ और सोचता है और एम्प्लॉय कुछ और सोचता है, तो एम्प्लॉय फॉलो करेगा ग्रुप को, क्योंकि वो उस ग्रुप का पार्ट रहना चाहता है। नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंज। अगर हमें सिस्टमैटिक इम्प्लीमेंटेशन करना है तो हमें पेशेंट रहना पड़ेगा, हमें ध्यान से करना पड़ेगा, और एक सिस्टमेटिक फैशन में करना पड़ेगा। हम एकदम से जल्दी से नहीं कर सकते, तो पहले नेगेटिव आउटकम्स जो हैं उसके बारे में सोचना पड़ेगा, हमें अवॉइड करना पड़ेगा आउटकम्स के बारे में को, अगर कोई नेगेटिव आउटकम्स आ रहे हैं तो। नेक्स्ट इज मोटिवेशन। एम्प्लॉयज़ कितने मोटिवेटेड है इस डायरेक्शन में जो चेंज होने वाला है, और हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि सक्सेसफुली हम इम्प्लीमेंट कर सके, उन्हें और मोटिवेट भी कर सकते हैं हम। हाईलाइटिंग द बेनिफिट्स ऑफ चेंज। हमें सारे एम्प्लॉयज़ को ये बताना पड़ेगा कि चेंज हो गया तो क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। अगर उनको एक बार ही ये पता चल गया बेनिफिट्स क्या है, तो वो रेजिस्टेंस नहीं शो करेंगे और कोऑपरेट भी करेंगे। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। अगर हमने उनकी स्किल और टेक्निक्स जो हैं उसको डेवलप कर लिया, तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस कम हो जाता है ना, उनमें स्किल्स डेवलप हो जाएंगी, तो उनके अंदर जो इनसिक्योरिटीज़ हैं उनके मतलब एम्प्लॉयज़ के अंदर, सो वो लैक ऑफ स्किल्स की वजह से ही रेजिस्टेंस हो रहा था उनको, अंदर से या बाहर से, मन के अंदर था या बाहर था, लेकिन था, तो वो हम ट्रेनिंग से अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम प्रिपरेशन कर सकते हैं चेंज इम्प्लीमेंटेशन में, वह अंडरस्टैंडिंग द पर्पस ऑफ चेंज, द रिस्क एंड बेनिफिट्स इन्वॉल्व एंड कम्युनिकेटिंग द सेम टू द एम्प्लॉयज़। अगर हमने ओपन कम्युनिकेशन रखा एम्प्लॉयज़ के साथ और उनसे डिस्कस किया कि भाई ये बेनिफिट्स हैं और ये रिस्क है, और उनका कोऑपरेशन कहाँ कहाँ हो सकता है, तो जो एम्प्लॉय को जब एक बार ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो वो हमें हेल्प मिलेगी उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने में। नेक्स्ट इज एंटिसिपेटिंग पॉसिबल रीजंस फॉर रेजिस्टेंस टू चेंज एंड मेकिंग सुटेबल प्रिपरेशन। अगर हमें एक बार ये पता चल जाए कि एजेंट का स्पेसिफिकली इसमें काम होता है, चेंज एजेंट का, कि वो अगर ये पता लगा ले कि क्या रीजंस है, क्यों एम्प्लॉयज रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं, सो हम उनको सुटेबल इंटरवेंशंस करके उसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्स्टेंटली फोकसिंग ऑन द प्रोसेस ऑफ चेंज। अगर हम ऑब्स्टेकल्स जो आ सकते हैं और जो उसको हटाने के लिए, ऑब्स्टेकल को हटाने के लिए हम चीज़ें कर सकते हैं, वो हमें पता चल जाए, तो हम इस पे भी वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटरेक्टिंग विद लीडर्स सुपरवाइजर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी लीडर्स और सुपरवाइजर्स हैं, अगर हम उनसे कोऑर्डिनेट कर ले और उनको सारी चीज़ें पूरा प्रोसेस समझा दें, सो उनका कोऑपरेशन अगर होगा, तो हम सुटेबली ट्रेन कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ को, उनको सपोर्ट दे सकते हैं जो भी उनको चाहिए है इस चेंज को मैनेज करने के लिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रेजिस्टेंस टू चेंज।
बहुत सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमें रेजिस्टेंस दिखाई देता है। वो कौन कौन से फैक्टर्स है जो रेजिस्टेंस शो करते हैं? नंबर 1, इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज़ को डर लगता है कि कहीं उनका जॉब ना चला जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, उनमें स्किल्स ही नहीं है न्यू टेक्नोलॉजी के लिए। तो वो जो इनसिक्योरिटी उनके अंदर आ जाती है, उसकी वजह से उनका यही डर रहता है कि अब तो या तो हमारा डिमोशन हो जाएगा या हमारा जॉब चला जाएगा। मतलब दोनों केसेस में पैसे की कमी है, राइट? सो वो इस वजह से उनके मन में ये रेजिस्टेंस डेवलप होगा। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल फैक्टर। कई बारी ना कई बारी क्या, ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ के अंदर एक साइकोलॉजिकल फैक्टर्स वर्क करते हैं, जैसे ईगो डिफेंसिवनेस, स्टेटस क्यो, लैक ऑफ ट्रस्ट, लो टॉलरेंस, अननोन फियर्स। ये सारी चीज़ें इनमें देखने के लिए मिलती है। यानी कि इंसान अपनी ईगो को डिफेंड करने की कोशिश करता है, रेजिस्ट करता है चेंजेस के होने के लिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके अंदर वो चीज़ें है ही नहीं और उनको वीक शो करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, उनकी वीकनेस को एक्सपोज करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ऐसा ऐसे ख्याल आते हैं उनके अंदर। और वो अपने, एक इंसान की एक आदत होती है कि वो अपने इक्विलिब्रियम स्टेट से कभी इधर उधर नहीं होना चाहता। उसको लगता है लाइफ में इक्विलिब्रियम बना रहा है, वर्क पे इक्विलिब्रियम बना रहा है। सो वो इस चीज़ को इसलिए अवॉइड भी करने की कोशिश करता है। अगेन, अगर उनमें लो लेवल ऑफ टॉलरेंस है चेंज को लेकर लोगों में, तो भी वो एक तो चेंज को लेकर होती है और एक एम्बिग्यूटी को, एम्बिग्यूटी मतलब जो क्लियर नहीं है, जिसमें क्लैरिटी नहीं है, उसको लेकर अगर उनको जरा सा भी शक है तो वो नहीं करने देंगे चीज़ों को। तो लो टॉलरेंस होती है चेंज को लेकर और एम्बिग्यूटी को लेकर लोगों में। ये भी एक रीज़न हो सकता है। अगेन, जो लोग हैं उनमें कई बारी ना लो कॉन्फिडेंस होता है, कि फियर होता है अननोन का, कि भाई हम नहीं कर पाए तो, अगर हमसे नहीं बना तो, इवन स्किल सिखाएंगे, ट्रेनिंग देंगे और अगर हमें फिर भी नहीं हुआ तो। सो ऐसे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं, वो भी रेजिस्टेंस शो करते हैं। नेक्स्ट इज सोशल फैक्टर्स। बहुत सारे सोशल फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं एम्प्लॉयज़, है ना, और वो सेटिस्फाई फील करते हैं। नाउ अगर कोई चेंज आया और उन्होंने देखा कि भाई सोशल इंटरेक्शन जो उनका है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, अब उनके दोस्त यार छिन जाएंगे उनसे, तो वो नहीं चाहेंगे कि ये चीज़ें हों, क्योंकि उनका पूरा ही जो इक्विलिब्रियम स्टेट है, अगेन जो सोशल एक्सेप्टेंस है, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि लोग बदल जाएंगे, कईयों का डिमोशन होगा, कई लोग जॉब छोड़ के जाएंगे, कई लोगों को मज़ा नहीं आएगा। सो बहुत सारी चीज़ें शिफ्टिंग होगी। तो वो जो शिफ्टिंग है उसको, उस स्टेबिलिटी से को एक तरह से स्टेबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, अनस्टेबिलिटी जैसा स्टेट हो जाएगा। नेक्स्ट इज ग्रुप रेजिस्टेंस। ग्रुप डायनामिक्स एक बहुत बड़ा फोर्स है जो हमारा हर एक मेंबर का, जो उस ग्रुप का है, उसके बिहेवियर पे इम्पैक्ट डालता है। तो अगर एम्प्लॉय चाहे अकेले कुछ और सोचता हो, लेकिन अगर ग्रुप उसका कुछ और सोचता है तो वो भी ग्रुप को ही फॉलो करेगा कि वो ग्रुप क्या सोचता है। तो चेंज जब भी ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट यही होती है कि हमें ये देखना है कि किस तरह से पूरी फंक्शनिंग होंगी, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या प्रॉफिट होगा इसमें, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चेंज एजेंट की होती है इस पूरे प्रोसेस में, कि वो किस तरह से डेवलपमेंट करवाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, जो चेंजेस आएंगे उसको कैसे हैंडल करेगा, इंटरवेंशंस क्या प्रोवाइड करेगा, सो दैट जो वीक एरियाज हैं उसको हम स्ट्रॉन्ग बना सके, स्ट्रेंथन कर सके। और इसमें एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर दोनों के ही रेजिस्टेंसेस को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी एम्प्लॉयज़ तो फेवरेबल होते हैं, मैनेजमेंट में फियर होता है। मैनेजमेंट अलग तरीके से डरता है कि उनकी पावर लूज हो गई तो अब वो जिस तरह से लोगों को कंट्रोल करते थे, अगर नहीं कर पाए तो अब वो जिनको डांट लगाते थे उनसे फ्रेंडली कैसे बिहेव करेंगे। वो ईगो प्रॉब्लम भी मैनेजर्स में आ जाती है। Now strategies for change. This is the last topic of today's video. First जो strategy है वो है shaping the future. So हमें ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या है विद रिस्पेक्ट टू जो भी हमारी प्रिपरेशन हुई है चेंजेस लाने के लिए। मतलब एक प्रपोजल भेजा जाता है कि भाई ये हम चेंज लाना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम कितने प्रिपेयर्ड है जो भी चेंजेस हम लाना चाहते हैं, और अगर हम प्रिपेयर्ड नहीं है तो कहाँ पे हमारी वीकनेसेस और कहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ्स है उस पर हम फोकस करते हैं। तो पूरे सिनेरियो को हमें चेक करना पड़ता है। और ये ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस जब आते हैं तो ये डिपेंड करता है कि हमें कितना क्लैरिटी है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में।
और किस स्टेज पे ऑर्गेनाइजेशन है और नेक्स्ट स्टेज क्या होगा, इस बारे में हमारे को पूरा क्लैरिटी होना चाहिए। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी जो है वो है सिलेक्टिंग कोर कॉम्पिटेंसीज। सो ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आइडेंटिफाई करे कि ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ क्या है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और क्या थ्रेट है ऑर्गेनाइजेशन को के ऊपर। जब हम किसी चेंज के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जब हमें स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पता होंगी तो हम उसी तरह से लोगों को इन्वॉल्व करेंगे कि क्या अब आगे कैसे स्टेप्स उठाने हैं और किस तरह से हमें रीडिफाइन करना है सारी चीज़ों को। सारे मिशन को रिवाइज करना पड़ेगा अगर हमारे को लगता है कि हमने जो प्लान किया था वो वैसा नहीं चल रहा जैसा हम चाहते हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रेटेजी है वो है मेकिंग स्ट्रक्चरल चेंजेस। जब हम स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात करते हैं, मतलब कि सब कुछ चेंज कर देना, जिस तरह से अब तक चल रहा था सिस्टम वो सारा कुछ चेंज होगा। किस तरह से मैनेजमेंट काम कर रहा था, किस तरह से एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे, सुपरवाइजर सबॉर्डिनेट्स का क्या फंक्शनिंग था, वो सारी चीज़ें। तो स्ट्रेटजीज जो हमारी लगेंगी इसमें वो ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज की लगेगी। ये रेडिकल होती है नेचर में और हम बिग पिक्चर चेंज के बारे में सोचते हैं। तो री इंजीनियरिंग करना पड़ेगा पूरे ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस को, और इसमें हम प्रोडक्टिविटी एंड सेटिस्फेक्शन पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी अगर हम स्ट्रक्चरल चेंज लाएंगे, और सेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा मिलेगा अगर प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी और उसकी मार्केट वैल्यू होगी। नेक्स्ट इज चेंजिंग वर्क प्रोसेस। ये स्ट्रैटेजी में जब भी हम वर्क प्रोसेस में चेंज लाने की कोशिश करते हैं, सो ये इंक्रीमेंटल चेंज होता है। ये एकदम से हम ओवरऑल चेंज नहीं करते, हम धीरे धीरे करते हैं, स्टेप वाइज चलते हैं। हम एक स्टेप उठाएंगे, फिर उसको चेक करेंगे कि ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, एस्टिमेट करते हैं कि भाई जैसा हम सोच रहे थे वैसा हुआ कि नहीं। और हर एक चेंज के बाद हम ये देखते हैं कौन कौन से अनसक्सेसफुल चेंजेस थे, एंड फिर उसको फिर सपोर्ट करके फर्दर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अच्छे से उस पर वर्क करके। ऐसे करके हर एक स्टेप पे हम बढ़ते जाते हैं, उसको रिवाइज करते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप करते हैं, फिर रिवाइज करते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप। इस तरह से इसमें एक इंक्रीमेंटल वे में हम चेंजेस लाते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट 1 ऑफ यूनिट 3 ब्लॉक 3 MPCE 033। आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगेगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें मेरे वीडियोस को, एंड डू लाइक एंड कमेंट एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।